नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और मैं आपसे आज प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग की आखिरी या अंतिम पद्धति के बारे में बात करने वाला हूँ, है ना। अभी तक हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में बात की है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के बारे में बात की है और जो है ना एक और रैंडम सैम्पलिंग के बारे में बात की है जिसको हमने कहा था सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जिसके बारे में हमने कल बात की थी। आज हम अंतिम जो चौथी विधा है या पद्धति है या तरीका है प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग का, रैंडम सैम्पलिंग का, उसको हम कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग या कह लीजिए क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। तो जैसे हम हर बार करते आए हैं, इस बार भी हम वही काम करेंगे। सैम्पल का मतलब क्या है, रैंडम का मतलब क्या है और क्लस्टर का मतलब क्या है। तो हम अभी तक भली भांति समझ गए हैं कि सैम्पलिंग का मतलब क्या है। एक बड़ी सी पॉपुलेशन होती है, उसको आप किस तरीके से एक सैंपल को निकालते हो, उस तरीके को हम एक तरह का रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। सिंपल रैंडम तरीके से निकाल लीजिए या स्ट्रैटिफाइड तरीके से निकाल लीजिए या सिस्टमैटिक तरीके से निकाल लीजिए। तो ये तो हो गया आपका सैम्पलिंग के बारे में। अब रैंडम का मतलब ये हुआ, जैसे हम हर बार बात कर चुके हैं, कि इंटरफियरेंस या उसका जो रिसर्चर का या शोधकर्ता का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बिना किसी हस्तक्षेप के ऑब्जेक्टिवली आप एक एक सैंपल को या एक एक एलिमेंट को या एक एक केस को, अगर आप व्यक्तियों के साथ सैम्पलिंग कर रहे हैं तो उसको आप चयन करते हैं और इस पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आपकी बड़ी लंबी चौड़ी होती है, भारी बड़ी होती है और आपका सैंपल उसका एक प्रतिनिधित्व करता है। तो कितना अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करता है, कितना अच्छी तरह इसको रिप्रेजेंट करता है, ये निर्भर करता है आप किस तरीके से अपने सैंपल को ड्रॉ कर रहे हैं। और प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग में एक विधि है, एक तरीका है, एक मोडस ऑपरेंडी है, एक चयन करने का तरीका है जो ये सुनिश्चित करती है कि आप जब सैंपल को सेलेक्ट करते हो, जितना वो हो सके उतना वो अपने पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को जो हो रिप्रेजेंट करे, उसका प्रतिनिधित्व करे। तो ये हो गया रैंडम के बारे में। अब हम समझते हैं कि क्लस्टर सैम्पलिंग से हमारा क्या मतलब है। क्लस्टर का मतलब क्या है, तो हम जैसे हर बार करते आए हैं वैसे एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण वही रहेगा जो हमने हर बार इस्तेमाल किया है कि आप एक विश्वविद्यालय में जाके कुछ सैम्पलिंग करना चाहते हो, तो विश्वविद्यालय में जितने भी विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं, पढ़ रहे हैं वर्तमान में, वो आपका पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, है ना। तो इसको अपन कह लीजिए पॉपुलेशन। तो जब विद्यार्थी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो अलग अलग फैकल्टी में पढ़ते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं। मान लीजिए कि आप जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उसमें 20 जो है विभाग हैं, तो ये 20 विभागों को हम लोग क्लस्टर कहेंगे। और ये क्लस्टर्स जो होते हैं ये नेचुरली अकरिंग होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब शोधकर्ता जाता है अपनी सैम्पलिंग को चुनने के लिए और वो सुनिश्चित करता है कि मैं क्लस्टर सैम्पलिंग से अपने सैंपल को चयन करने वाला हूँ, तो जो ग्रुपिंग्स होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं, वो पहले से एग्जिस्ट होते हैं। इसके लिए उसको हम प्राय भाषा, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं कि नेचुरली अकरिंग करते हैं। एक दूसरे उदाहरण से इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप देश के अंदर जो है अपना सर्वेक्षण करना चाहते हैं, तो देश तो बहुत बड़ा होता है। देश में जो है राज्य होते हैं, राज्य में है जो है फिर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में फिर ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स में फिर जो है पंचायतें होती हैं, या हाँ ब्लॉक्स में पंचायतें होती हैं, पंचायती में फिर आपको जाके विलेजेस होते हैं और विलेजेस में घर होते हैं और घर में से फिर आप आदमी को चुनते हैं। तो देखिए कितने लेवल्स हो गए आपके सैंपल सिलेक्शन के बारे में। तो ये सब जो है पहले से एग्जिस्ट करते हैं, है ना। रिसर्चर जाके हस्तक्षेप करके ये नहीं कहता कि इसको डिस्ट्रिक्ट में ऐसे बदल दूंगा, ये विलेज होगा, ये विलेज नहीं होगा। ये सब पहले से रहते हैं और इसको अपन कहते हैं नेचुरली अकरिंग क्लस्टर्स होते हैं। तो विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट्स पहले से बने होते हैं, उसमें विद्यार्थी पढ़ते रहते हैं। तो अपन तो क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर जो है ना, हम जो है ना कुछ क्लस्टर्स का चयन करते हैं और इन क्लस्टर्स का चयन या इस डिपार्टमेंट्स का चयन जो है हम रैंडमली करते हैं। इसका मतलब जैसे 20 विद्यार्थी हैं, आपने 20 चिट्ठियाँ बनाई, हर छोटी छोटी चिट्ठी पर आपने जो है एक विभाग का नाम लिख दिया, जैसे सोशियोलॉजी, जैसे पत्रकारिता, जैसे आपने इंग्लिश, हिंदी, जैसे आपने मैथमेटिक्स, इस तरह के आपने विभाग के नाम लिख दिए और उसको आपने किसी छोटे से डब्बे में डाला, उनको हिलाया और एक चिट्ठी निकाल ली, तो आपको पता चला पत्रकारिता विभाग आ गया। तो इस तरह से आप रैंडमली एक क्लस्टर्स को चुनते हो। तो क्लस्टर्स को आप जो है रैंडमली, जैसे 20 हैं तो आपने समझे 3 या 4 निकाल लिए, तो ये आपने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया आपने। और इसका देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है। आप इसी काम को स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के द्वारा भी कर सकते हैं।
स्ट्रेटम भी, हर स्ट्रेटा जो है, जैसे हमने बात की थी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में कि स्ट्रेटा भी जो है आपको पहले से मौजूद मिलते हैं, डिपार्टमेंट पहले से हैं। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग में अंतर ये है कि जब आप स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करने जाते हो तो आप हर विभाग की सूची बनाते हो। हम जानते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग में सूची होना बहुत ज़रूरी है, लिस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, सैम्पलिंग फ्रेम होना बहुत ज़रूरी है, एक ही बात कह लीजिए। मगर जब आप क्लस्टर सैम्पलिंग में कुछ विभागों का चयन करते हो तो फिर आपको उन्हीं विभागों की सूची बनानी पड़ती है, अन्य विभागों की नहीं। तो आपका काम आसान हो गया, आपका काम सस्ता हो गया, आपका टाइम बच गया, आपकी मेहनत बच गई। तो ये एक सुनिश्चित फ़ायदा है। जब हम आगे इसके बारे में एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे तो यही बात हम फिर वहाँ दोहराएंगे, मगर इतने विस्तार से नहीं दोहराएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कुछ विभाग का चयन करते हैं और उस विभाग के सभी विद्यार्थियों का जब आप सर्वेक्षण करते हैं या उनको प्रश्नावली देते हैं तो ये हो गई आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग, मगर एक तरीके की क्लस्टर सैम्पलिंग हुई। इसको हम प्राय कहते हैं सिंपल जो है ना क्लस्टर सैम्पलिंग, सिंगल स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग, सिंगल स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। सिंगल स्टेज मतलब एक ही बार आपने कुछ विभागों का चयन किया और उनने विद्यार्थियों को अपना सर्वेक्षण करा दिया। प्राय जो है जब हम बड़े बड़े सर्वेक्षण करते हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि एक विभाग के नहीं या कुछ विभाग के नहीं, पूरे विश्वविद्यालय के छात्र कैसे जो है अपनी किसी विषय पर अपनी राय रखते हैं, तो हम चाहते हैं कि एक से ज़्यादा क्लस्टर्स को हम चयन करें। तो आप कह लीजिए 2 क्लस्टर सैम्पलिंग कर लेते हैं। तो 2 क्लस्टर सैम्पलिंग के अंतर्गत आप तो पहले क्लस्टर्स का चयन करते हो, जैसे आपने 2-4 कुछ जो है चुन लिया आपने, और फिर उन क्लस्टर्स के कुछ विद्यार्थियों को आप रैंडमली सेलेक्ट करते हो। अब वो रैंडम सिलेक्शन, जैसे एक पत्रकारिता विभाग में चले गए, आपने देखा कि 40 विद्यार्थी हैं वहाँ, आपको ज़रूरी नहीं है कि 40 के 40 को सर्वेक्षण करना है। आप 40 की सूची लेते हैं जो उपलब्ध होती है टीचर के पास, उसमें से आप कुछ विद्यार्थियों का चयन करते हो। ये चयन आप कैसे करोगे? ये चयन भी आप रैंडम सिलेक्शन के द्वारा करोगे। कौन सा रैंडम सिलेक्शन करोगे? आप सिंपल रैंडम सिलेक्शन कर सकते हो या आप स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल कर सकते हो। स्ट्रैटिफाइड में आपको क्या करना पड़ेगा कि एक क्लास के अंदर, एक कक्षा के अंदर कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कितने छात्र हैं, कितनी छात्राएं हैं, उनकी 2 सूची बनाइए। कुछ आप जो है छात्र के विद्यार्थियों का चयन कर लीजिए और कुछ आप छात्राओं का चयन कर लीजिए। तो आपके पास जो है कुछ छात्रों का एक लिस्ट बन गई आपके पास। तो कहने का मतलब ये है कि कौन सा आपका आसान है, कौन सा आपका पर्पस सर्व करता है, उस आधार पे आप जो हैं अपने दूसरे स्टेज में आप जो है अपने विद्यार्थियों का या अपने सैंपल का या अपने केसेस का या एलिमेंट्स का, एक ही शब्द है आप जिस पे सर्वेक्षण कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है आप क्या कहते हैं। हमने क्योंकि विश्वविद्यालय का उदाहरण लिया है, हम कह रहे हैं कि हम विद्यार्थियों का चयन कर लेते हैं। तो ये 2 स्टेज जो है आपकी सैम्पलिंग हो गई। ऐसे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी होती है। कहने का मतलब ये कि आप जब देश के अंदर सर्वेक्षण करते हैं तो आप पूरे हर प्रदेश में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप चुनिंदा प्रदेशों में जाते हैं, रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, वहाँ से आप अगर एक स्टेट में जाते कुछ राज्यों का चयन करते हैं। हर राज्य के सब व्यक्तियों का सर्वेक्षण करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ उसके अंदर जो है ना डिस्ट्रिक्ट्स का चयन करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ ब्लॉक्स का चयन करते हैं, ब्लॉक्स में कुछ विलेजेस का चयन करते हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे चले जाते हैं, कितने लेवल्स पे आप जाते हैं। जैसे विश्वविद्यालय में आप 2 लेवल पे गए थे, ये जब आप किसी राष्ट्र में सर्वेक्षण करते हैं तो आप 5-6 लेवल नीचे जाते हैं। जितने जितने आपके लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं आप इसको मल्टी स्टेज सैम्पलिंग करते हैं। अब इसमें एक नुकसान होता है आपका, नुकसान ये होता है कि आपकी एरर बढ़ती चली जाती है, आपकी सैम्पलिंग एरर जो है ये बढ़ती चली जाती है। तो इससे आप क्या करेंगे? हम इसमें इसके लिए अनुभव, ये जो सैम्पलिंग के जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि इस दिक्कत को या इस समस्या से डील करने के लिए उनका एक बड़ा ही सरल और बड़ा ही सुगम उपाय है। उनका ये कहना है कि आप जो है ना ज़्यादा क्लस्टर्स का चयन कीजिए, है ना। जैसे अगर आप 2 या 3 विभागों में जाते हैं विश्वविद्यालय के, तो आप 5-6 में चले जाइए और हर विभाग से आप कंपैरेटिवली तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम में आप जो है कम विद्यार्थियों का चयन कीजिए। जैसे पहले अगर आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते होते तो आपको ज़्यादा संख्या की ज़रूरत पड़ती थी। तो आपकी सैम्पलिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपको ये करना चाहिए कि आपको ज़्यादा क्लस्टर्स या ज़्यादा डिपार्टमेंट में जाना चाहिए
और हर डिपार्टमेंट से आपको कम विद्यार्थियों का चयन करना चाहिए। तो इसमें जो आपका सैम्पलिंग एरर होता है वो कम हो जाता है। और इसका फ़ायदा जैसे मैंने आपको बताया ये है कि आपके कॉस्ट जो हैं वो कम हो जाते हैं, आपकी मेहनत कम हो जाती है, आपका टाइम कम लगता है, क्योंकि आपको केवल उन्हीं विभागों की सूची बनानी है, उन्हीं क्लस्टर्स की सूची बनानी है जिन क्लस्टर्स का आप चयन करते हैं। तो इस तरह से जो है ना, हमने ये बात ख़त्म की। हमने 4 विधाओं के बारे में, 4 पद्धतियों के बारे में बात की। अगली वीडियो लेसन में मैं क्या करूँगा, आपसे सारांश में इन चारों विषयों के बारे में बात करूँगा, और थोड़ी मोटी मोटी बातें जो मैंने शायद नहीं आपसे की हैं उसके बारे में मैं अगले लेसन में आपसे बात करूँगा। और मेरा आपसे यही सुझाव है कि मैं आपको सब चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, तो ये मैं आपका काम थोड़ा मैं आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए अगर आपको बातें समझ में आती हैं तो आप अपने टीचर से बात कीजिए या अच्छी तरह की कोई किताब पढ़ लीजिए, तो आपको थोड़ी ज़्यादा आसानी से बातें समझ में आने लगेंगी। धन्यवाद। नमस्कार।